हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज है शनिवार 13 जनवरी और आज लोहड़ी का त्योहार है। आप सभी को जो लोग मनाते हैं, जो लोग नहीं भी मनाते, उन सभी को लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर समय, हर महीने, हर कालखंड में, हर समाज, हर वर्ग के लिए कई सारे त्योहार होते हैं। और एक ये हमारी विविधता की, हमारी डाइवर्सिटी की निशानी है कि हमारे देश में आप कभी भी चले जाएं, किसी भी समय आप जाएं तो आपको बड़े सारे त्योहार जो हैं देखने को मिलते हैं। और ये त्योहार जो होते हैं वो आमतौर पे एक जश्न का, एक सेलिब्रेशन का परिचायक होते हैं। जैसा मैं हर त्योहार पे एक बात कहता हूं, आज फिर कहूंगा, जब ये तब तक कहता रहूंगा जब तक आप सब लोग समझ ना जाएं। जब तक, और समझने का मतलब ये नहीं होता कि रट ली बात, जब तक आपको इसका मतलब समझ में ना आ जाए कि त्योहार जो होते हैं वो खुशियों के लिए होते हैं, त्योहार जो होते हैं वो सेलिब्रेशन, जश्न के लिए होते हैं। अपने त्योहारों को मनाएं, सम्मान से मनाएं, लेकिन साथ के साथ उन लोगों का भी सम्मान करें जो आपके धर्म को नहीं मानते। ठीक है? आपके त्योहार से अगर किसी दूसरे को असुविधा हो रही है तो वो ना करें। कोई भी त्योहार आपका है, अगर आप उस त्योहार को आपको मनाने के तरीके से दूसरे को असुविधा, दूसरे को समस्या हो रही है, तो उस प्रकार की हरकतें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा त्योहार किस काम का जो विवाद बढ़ाए या फिर झगड़े बढ़ाए। त्योहार वो होना चाहिए जो खुशी और प्रेम को बढ़ावा दे। ठीक है, चलिए, बहुत हुआ भाषण, शुरू करते हैं। 13 जनवरी, द हिंदू। कल हिंदू आपको दिखाया नहीं था, समय थोड़ा कम था, बहुत सारी न्यूज थी। आज न्यूज थोड़ी कम है, आज हिंदू आपको दिखाता हूं। अच्छा, द हिंदू ने क्या किया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी यार, बहुत अच्छा, मेरे को बड़ा मजा आया आज। तो कल मैंने डिस्कवर किया कि द हिंदू ने एक नया एडिशन लॉन्च किया है। अब तक क्या होता था, जो अखबार में आपको दिखाता था वो दिल्ली एडिशन होता था। तो दिल्ली की स्थानीय खबरें बहुत सारी आती थी जिनको छोड़ना पड़ता था। विज्ञापन बहुत आते थे, है ना, इतने सारे ऐड आते थे। तो अब मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी ऐड आते थे, हमारा भी ऐड आता था। खैर, लेकिन अब क्या हुआ है, हिंदू ने एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया। आप यहां पे देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल एडिशन है। तो ये बेसिकली भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें केवल खबरें हैं, इसमें आप देखेंगे सरकारी टेंडर नहीं है, इसमें आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऐड नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है। तो जो व्यर्थ का कागज ऊपर करने में मेरा समय जाता था वो अब बचेगा। तो बहुत सारी, बहुत ऐसी जो बेहद हाइपर लोकल खबरें हैं वो इसमें नहीं है। तो वो हमारे लिए अच्छा है। यूपीएससी की तैयारी में हमको हाइपर लोकल खबरों का कुछ ज्यादा करना नहीं होता। तो चलिए, आज से हम हिंदू के इस अंतरराष्ट्रीय एडिशन के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले भाई, सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्तों के चयन पर जो सरकार कानून लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको हम नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कि सरकार के कानून को वैध ठहरा दिया, याद रखिएगा। अभी मामले के बीच की खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे हम स्टे नहीं लगा सकते, स्टे लगाना गलत है, अभी स्टे नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसको आज हम पढ़ाएंगे नहीं यार, अभी टाइम है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा फिर कम होगा। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये हमारे शहर की है, मुंबई की है। तो मुंबई में ये बहुत ही शानदार सा कुछ पुल बना है, अटल सेतु, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री ने कल इसका उद्घाटन किया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, मुंबई शहर से नवी मुंबई को जोड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा इसकी महत्ता क्या है। ठीक है, चलिए, ये सब तो राज्य की खबरें हैं, इनको हम छोड़ सकते हैं। देखिए, विज्ञापन नहीं दिख रहा आज, कितना आराम पड़ रहा है ना यार। ये मतलब, मैं धार्मिक खबरें पढ़ाता नहीं, लेकिन तब भी इसमें क्या होता है, कई बार कुछ चीजें प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो उसके आधार पर चीजें एग्जाम में आ जाती हैं। तो वो आपको सिद्धांत पता होना आवश्यक है, उस सिद्धांत से आपको परीक्षा में लाभ हो सकता है। तो राम मंदिर का उद्घाटन है, जहां तक मेरे को याद है 22 तारीख को है। तो 11 दिन रह गए हैं। तो 11 दिन पहले से एक शुद्धिकरण जैसी एक प्रक्रिया होती है, रिचुअल जो होता है, वो शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे इसके बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने कुछ वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया या फिर जो एक 11 दिन का रिचुअल है वो शुरू कर दिया है। और कुछ उन्होंने बातें बताई हैं, पौराणिक बातें जो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे लिखी हैं। तो उन पर कुछ पूछा जा सकता है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। ये वाला हिस्सा जो है ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो राजनीतिक खबरें हैं, इनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी,
हाँ, ये है यार इंटरेस्टिंग खबर। तो यार ये जो आपको दिख रहा है डोम जैसा, एक गुंबद जैसा, ये क्या है? ये एक 30 मीटर एक परिधि वाला एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को बनाने की प्रक्रिया में भारत का भी योगदान है। अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और भारत, ठीक है, इन 5 देशों का, ठीक है, ये अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और भारत, इन 5 देशों का योगदान है। तो भारतीय वैज्ञानिक इसको देखने गए हैं, अभी बना नहीं है पूरी तरह से, चालू नहीं हुआ है क्योंकि स्थानीय लोगों का कुछ विवाद है। ये क्या चल रहा है आपको बताऊंगा। जीएसटी पर डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन पे जो चीजें मैंने कल कही थी, अक्षरशः वही हिंदू ने आज संपादकीय में लिख दिया है। हिंदू ने कहा है, बस एक चीज और कही है हिंदू ने, तो आज को हम पढ़ाएंगे नहीं, बस एक चीज और कही है कि अब सरकार के पास पैसा ज्यादा हो गया है, तो पैसा ज्यादा आएगा इस बार, तो सरकार को प्रयास यह करना चाहिए कि जो उल्टे सीधे टैक्सेस लगे हुए हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगता है यार, तो मतलब मैं क्योंकि कराता हूं हेल्थ इंश्योरेंस, तो हिंदू ने एक एग्जांपल दिया है उसका कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है, तो यार इसे कम करना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो इस तरह की चीजें हैं जहां पर लगता है जिनको आप एनकरेज करना चाहते हो, भाई हेल्थ इंश्योरेंस तो ऐसी चीज है ना कि आप चाहते हो देश की जनता कराए, आप देश की जनता को प्रोत्साहित करना चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना स्वास्थ्य बीमा कराएं, तो यार आप उसके लिए मतलब 18% जीएसटी लोगे तो महंगा कर रहे हो ना। तो आप इस तरह के कुछ रैशनलाइजेशन, इस तरह के कुछ सुधार करें ताकि इसका फायदा उठाएं। मतलब अभी अतिरिक्त धन आया है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि हम इसको लेकर केवल प्रसन्न हो जाएं, इसका लाभ भी उठाना चाहिए। यह बात हिंदू कहता है बस, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे नहीं, नंबर गेम बहुत बेकार आर्टिकल है, लेकिन एक चीज पढ़ाऊंगा इसमें तब भी। ये जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक ऑब्जर्वेशन है हिंदू का, ये आपको मैं बताऊंगा। बस एक ऑब्जर्वेशन ही पढ़ने लायक है, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। तो इसमें राजनीतिक पार्ट को हम हटा देंगे। श्रीराम पांचू साहब जो थे, ये वरिष्ठ वकील हैं और राम मंदिर वाले मुद्दे पर जो कोर्ट में केस चला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको मध्यस्थ नियुक्त किया था, ठीक है। तो इनको मध्यस्थ बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने एक राम मंदिर वाले मामले पर आर्टिकल लिखा है, श्रीराम पांचू ने, कुछ चीजें उसमें काम की है वो हम पढ़ेंगे। आर.के. राघवन आईपीएस ऑफिसर थे, सीबीआई के डायरेक्टर रहे थे, बहुत ही प्रसिद्ध इन्होंने इनकी, आपको याद होगा जब रैगिंग के खिलाफ एक कमेटी बनी थी तो वो राघवन समिति ही थी, आर.के. राघवन साहब ने रिकमेंडेशन की थी, जिसके बाद रैगिंग पर काफी रोक लगी थी। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है भारतीय पुलिस की छवि और समस्याओं पर, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सब फीचर आर्टिकल्स हैं, शनिवार को बड़े सारे फीचर आर्टिकल्स आते हैं, सांस्कृतिक टाइप के होते हैं, इनको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फीचर आर्टिकल्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, वैश्विक समाचारों पे जाएंगे तो भैया अमेरिका और यूके ने बड़े दिनों बाद आखिरकार ये जो हूती आपके विद्रोही हैं जो इन जहाजों पर हमला कर रहे हैं, ठीक है, जो बाबल मंडप में जो जहाजों पर हमला कर रहे हैं उस पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। और केवल इतना ही नहीं, अमेरिका ने आर्थिक हमला भी शुरू किया है। कुछ ऐसी हांगकांग और यूएई की कंपनियों पर अमेरिका ने कार्रवाई करी है जो इन हूती विद्रोहियों को फंडिंग दे रही थी, उस पर भी इन्होंने कार्रवाई करी है, ठीक है। ये खबर है। म्यांमार में पीस हो गया है। म्यांमार में पीस तो खैर म्यांमार में कभी नहीं होता, लेकिन जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध का एक युद्ध विराम जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पहुंच रहे हैं लोग। म्यांमार की जुंटा जो लिखा होता है, जुंटा वहां की सरकार है, जो वहां की सैन्य सरकार है, और साथ के साथ वहां पे कुछ एक सशस्त्र विद्रोह चल रहा था, उन लोगों में आपस में अभी कुछ शांति सुलह हो गई है। कुछ तो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, सीज फायर, युद्ध विराम पे ये लोग पहुंच गए हैं। ये अमेरिका में अब इलेक्शन चल रहे हैं तो हर जगह चर्चा चल रही है कि बाइडेन साहब बढ़िया आदमी है कि बेकार आदमी है, हमारे किसी काम का ये सब है नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। आर्थिक समाचारों में आज कुछ है नहीं। और फिर तो आ गया क्रिकेट, खेल किसी काम के यहां पर होते नहीं। खेल जीवन में काम के होते हैं, समाचारों में किसी काम के नहीं होते, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। 13 तारीख हो गई है, 294वां एपिसोड है, केवल 6 एपिसोड दूर है हम अपने 13 शतक से। 300 की संख्या पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे, उससे हम मात्र 6 एपिसोड दूर हैं। ये आपको बाद में बताएंगे, ये सब चीजें चर्चाएं जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं भारत के निर्वाचन आयुक्तों के मामले पर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में अगर मैं आपसे कहूं कि उस एक प्रक्रिया का नाम बताइए जो किसी देश को लोकतांत्रिक देश बनाती है, तो मेरे ख्याल से आप सब कहेंगे चुनाव। कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो
ये किसी लोकतंत्र का हॉलमार्क है ना। लोकतंत्र क्यों है? वैसे कहने को तो रशिया भी लोकतंत्र है, पर हम सबको पता है ना, हम सभी, आप किसी को बोलो रशिया लोकतंत्र है तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? आज की तारीख में चुनाव तो रशिया में भी होते हैं, लेकिन सबको पता है कि रशिया के चुनाव जो हैं वो होने के पहले ही सबको पता होता है कि क्या होने वाला है, पुतिन साहब कितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो होता है, जहां पर जो लोग वोट देना चाहें वो वोट दें, जो लोग वोट ना देना चाहें वो वोट ना दें, लोग जिस दल जिस समूह को वोट देना चाहें वो दें, और चुनाव हो, उस चुनाव में जो सरकारी सिस्टम है वो किसी का पक्ष, किसी के साथ पक्षपात ना करे, किसी को अतिरिक्त लाभ ना दे, किसी को नुकसान ना करे, और चुनावों के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो कि भाई जो पार्टी जीती या जो दल समूह जीता, जो नेता जीता, उसको सत्ता मिल जाए, जो हार गया वो छोड़ के चला जाए, मतलब वो सत्ता खाली कर दे। जैसा अमेरिका में हुआ था, बाइडेन के जीतने पर ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये लोकतंत्र का हॉलमार्क है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत में संवैधानिक तौर से निर्वाचन आयोग की है। भारत में संविधान एक निर्वाचन आयोग को बनाता है, तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो भारत के संविधान में क्या किया गया था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, इसकी कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई थी। संसद को काम दिया गया था कि आप इसके लिए कानून बनाएं कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी। संसद ने कोई कानून बनाया नहीं। तो होता क्या था, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं थी, तो सरकार जिसको भी मन में आता था उसको निर्वाचन आयुक्त बना देती थी। किसी भी, जनरली आप देखेंगे आमतौर पे निर्वाचन आयुक्त जो है वो आमतौर पे आईएएस ऑफिसर होते थे। तो सरकार जो है अपने किसी खास, किसी प्रिय आईएएस ऑफिसर को जब वो रिटायर हो जाता था या होने वाला होता था, निर्वाचन आयुक्त बना दिया करती थी। लगभग सारे निर्वाचन, लगभग भी मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे ख्याल से जितने मुझे याद आ रहे हैं सारे निर्वाचन आयुक्त आईएएस ऑफिसर थे, भले ही वो टीएन शेषन हो, भले ही वो आपके क्या बोलते हैं ये जेएम लिंगदो साहब हो, मतलब आपके अशोक लवासा हो जो चर्चाओं में रहे हैं जो लोग, वो सब के सब आईएएस ऑफिसर्स थे। तो ये आपके यहां निर्वाचन आयुक्त आमतौर पे आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनका रिटायरमेंट प्लान है। अभी आपके अनूप पांडे साहब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, फिर वो निर्वाचन आयुक्त बने। तो ये जो है ये मतलब एक सामान्य प्रक्रिया थी। तो लेकिन इसको लेकर देखिए, हालांकि भारत का निर्वाचन आयोग काफी हद तक, खास तौर पर टीएन सेशन के बाद काफी हद तक निष्पक्ष रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, उन सवालों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सवाल उठे हैं और ये सवाल गलत नहीं है कि भाई निर्वाचन आयोग जितना निष्पक्ष शायद हो सकता है उतना नहीं रहा। तो उसके बाद एक ये बार बार कहा गया कि भाई निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। भाई अगर सरकार रैंडमली किसी को भी निर्वाचन आयुक्त बना देगी तो अभी तो फिर भी सरकार आईएएस अफसरों को बना रही है, कल को मालूम चला सरकार नेताओं को ही बनाने लग जाए कि भाई ये हमारे नेता हैं, इनको ही बना देते हैं हम चुनाव आयुक्त आज से। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि मुश्किल है क्योंकि निर्वाचन एक बहुत बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है और एक कारण है कि आईएएस ऑफिसरों को ये बनाया जाता है, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसरों को, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट इसके लिए चाहिए होता है। आप सोचिए भारत जैसे देश में, इतने विस्तृत बृहद देश में चुनाव कराना कोई छोटा काम नहीं है ना। कहने में आसान लगता है, छोटा काम नहीं है, बहुत विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक है। तो लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था पिछले साल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसके लिए आप कानून बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कुछ कंफ्यूजन है और बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे समाचार पत्र, बहुत सारे दूसरे चैनल्स भी जो हैं वो गलत तरीके से दिखा रहे हैं इस न्यूज को, तो मैं आप यहां इस भाग पे ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद कानून बनाए कि हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयुक्त कैसे बने, इस पर संसद कानून बनाए, हम ये चाहते हैं। जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक के लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यवस्था क्या है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पे होगी। उस समिति में कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विपक्ष का नेता लोकसभा में, अगर लोकसभा में कोई पार्टी का विपक्ष का नेता नहीं है तो जो भी दूसरी सरकार के बाद, सरकार के विरोधी दलों में जो दूसरी सबसे बड़ी, जो पहली सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब सरकार जो है वो तो बहुमत में होगी ही, विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी पार्टी, जैसे कांग्रेस के पास 55 लोग नहीं है अभी, तो वो उनका नेता विपक्ष का नेता नहीं होता, लेकिन तब भी जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है उसका जो भी नेता है वो, और तीसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीन लोगों की समिति जो है ये मिलकर नामों की अनुशंसा करेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें पक्ष यानी कि सरकार का योगदान है, विपक्ष का योगदान है और न्यायपालिका का योगदान है, तो एक सही संतुलन बना हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून बना दे कि कैसा बनेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
सरकार ने क्या किया, कानून बनाया, और कानून बना के सरकार ने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री को रखा, विपक्ष के नेता को रखा और मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को इसमें डाल दिया कि केंद्र सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री, जो प्रधानमंत्री तय करेंगे कि कौन सा कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होना चाहिए, सरकार ने यह कर दिया। ठीक है, तो अब जो है इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। तो याचिकाकर्ता मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट गलत कर रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंट ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने यह कहा था कि संसद कानून बनाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा था कि जो व्यवस्था हम बना रहे हैं वो अस्थायी है, वो हम ये नहीं कह रहे कि यही रहेगा, ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन एक बात है जो इसमें जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जो है वो ये कहता है कि नियुक्ति जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, और निर्वाचन आयोग जो है उसकी निष्पक्षता पे कोई संदेह पैदा नहीं होना चाहिए, वरना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यार आपके यहां जो पार्टी जो बॉडी चुनाव करा रही है, अगर आपको लगता है वही बायस्ड है, वही निष्पक्ष नहीं है, तब तो यार काहे का लोकतंत्र रह गया यार। तो यहां पर क्या हुआ है, क्योंकि अब इस समिति में सरकार के 2 सदस्य हो गए, विपक्ष का 1 सदस्य हो गया। ठीक है, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री हो गए और कैबिनेट मंत्री हो गए, ये तो एक सुर में बोलेंगे ही बोलेंगे, तो केवल एक विपक्ष का नेता अलग हो गया। तो ये जो निष्पक्षता का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में आप इसको इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया और किसी अन्य व्यक्ति को डाल दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए एक बार को अगर सरकार ये कहती प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, और जैसे मान लीजिए सरकार कह देती कि भाई किसी राज्य का राज्यपाल है या फिर मान लो उपराष्ट्रपति है भारत के, तो शायद ये ठीक होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति, हालांकि वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आमतौर पे उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, इनको निष्पक्ष माना जाता है कि भाई ये निष्पक्ष होंगे, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां पर आपने जब कैबिनेट मंत्री ही डाल दिया, वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो तो प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, तो आपने एक तरह से सरकार को 2-1 का बहुमत दे दिया। फिर समिति की जरूरत क्या है भाई? जब सरकार 2-1 के बहुमत से तय करेगी कि भाई कौन जो है यहां पे इसका सदस्य बने, तो फिर समिति क्यों बनानी है? फिर तो सरकार ही बना दे, जो पहले का सिस्टम था वही था, फिर तो वही आपने दोबारा लागू कर दिया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये आर्गुमेंट समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं जो बता रहा था लोग गलत पढ़ा रहे हैं, गलत क्या पढ़ा रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि जो हर कोई तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर जो मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स या फिर इवन न्यूज चैनल्स भी, खैर भारत के न्यूज चैनल्स तो अलग ही लेवल है, तो वो तो आजकल कुछ बात ही नहीं कर रहे, खैर तब भी ज्यादातर चैनल्स भी क्या पढ़ा रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश को हटाना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि यही रखो, यही बॉडी रखनी पड़ेगी, ये उल्लंघन नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चीफ जस्टिस को हटा के किसी उपराष्ट्रपति को डाल देते या भारत के राष्ट्रपति को डाल देते या किसी रिटायर्ड जज को डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या है, मतलब आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति को लाओ तो ठीक है, या फिर पिछला वाला आउटगोइंग चुनाव आयुक्त को डाल दो, वो भी ठीक है। लेकिन आप जब किसी ऐसे व्यक्ति को डालते हो जो निष्पक्ष नहीं है और स्पष्ट है कि वो निष्पक्ष नहीं है, ये तो सरकार का हिस्सा है कैबिनेट मंत्री, तो ये निष्पक्षता का उल्लंघन है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कि हमारे इसमें चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा, ये एक फर्क है, ठीक है, ये एक फर्क है जो आपको मैं बता रहा हूं, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो सरकार ने कानून पास किया है, इस पर हम रोक तो नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर सुनवाई करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जवाब दीजिए कि क्या है मामला ये, लेकिन ऐसे फौरी तौर पे तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकार कर दिया है। ठीक है, आगे इस केस की सुनवाई होगी, जो भी इसमें प्रक्रिया होगी वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आपको मैं बता ही चुका। चलो समझ में आ गया वाला पॉइंट। अब आते हैं भाई अटल सेतु पे, जो आपको बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाई थी मैंने, तो ये है। तो यार मुंबई जो है एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, हम सभी जानते हैं, और मुंबई में क्या है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं में 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक है ट्रैफिक की, मतलब तो ये तो है, खैर मुझे उतना यात्रा नहीं करनी पड़ती, पहले मुझे करनी पड़ती थी यात्रा मुंबई में, बड़ा पेनफुल है यार ट्रैफिक मुंबई में, मतलब 5 किलोमीटर चलने के लिए आपको 1 घंटा लग जाता है, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है। और दूसरी समस्या है महंगाई की, कि भाई आप अगर जो है जहां पे आपका ऑफिस है, अगर आप उसके आसपास घर लोगे तो जितनी आपकी तनख्वाह है उतना ही वहां पे घर का किराया है।
तो ये दो बड़ी समस्याएं मुंबई में हैं। तो ये आपको देखिए, ये फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस तरह के पर्सपेक्टिव दे रहा हूं जो बाकी नहीं, आपको आमतौर पे नहीं मिलेंगे, तो ये याद रखिए। तो किसी भी बड़े शहर में जहां पर इस तरह की समस्या होती है, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, न्यूयॉर्क में देखें, लंदन में देखें, तो वहां पर भी ऐसा है। लंदन में अगर आप एकदम कैनरी वॉर्फ में चले जाओगे, बहुत महंगाई है, ठीक है। न्यूयॉर्क में अगर आप एकदम सेंट्रल पार्क में चले जाओगे, उसके आसपास चले जाओगे, मैनहट्टन में जाके घर लोगे, बहुत महंगा है। लेकिन वहां पर लोग क्या करते हैं, क्योंकि जन यातायात की व्यवस्था अच्छी है, लोग अपना काम करते हैं और जल्दी से अपना घर उनका हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो 50 किलोमीटर जाने में उन्हें आधा घंटा लगता है, तो वो आधा घंटा ट्रैवल करके घर पहुंच जाते हैं और वहां पे आराम से रहते हैं। खुला आसमान है, साफ सुथरा है, वहां पर वो रहते हैं। मुंबई में यह सुविधा अभी तक नहीं थी। जैसे मान लीजिए अगर मेरा ऑफिस एक जगह है और मेरा घर कहीं और है, जैसे आमतौर पे मुंबई आप देखेंगे तो दक्षिण मुंबई जो है वो आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा विकसित है, कुछ इस तरह का है मुंबई। तो दक्षिण मुंबई जो एक जो भाग है, ये यहां पे बहुत मैसिव आर्थिक विकास हुआ है, नरीमन पॉइंट ये सब यहीं पर है, तो बहुत सारे ऑफिसेज यहां पर हैं। आजकल जो नया लोअर परेल वगैरह है वो सब भी इधर ही कहीं है। तो दक्षिण मुंबई बहुत आर्थिक तौर पे विकसित है। तो अब लोगों के पास क्योंकि जल्दी से अपने घर पहुंचने का साधन नहीं है, तो यहां पर अगर वो घर लेते हैं तो जितनी उनकी तनख्वाह है उससे ज्यादा में उनको घर मिलता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कई कई घंटे ट्रैफिक में रोज संघर्ष करते हैं और अपने घर पहुंचते हैं, तो उनका जीवन का स्तर बहुत खराब हो जाता है। तो किसी भी शहर में इस प्रकार की समस्या से निपटने का तरीका क्या होता है कि आप बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएं। उसके लिए मुंबई में क्या किया गया है कि भाई एक अटल सेतु बनाया गया। ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं मुंबई में, जैसे मेट्रो का विस्तार का काम चल रहा है, अन्य बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं। तो एक अटल सेतु जो है, ट्रांस हार्बर लाइन जो है, इसका एक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, इसका नाम क्या है। तो इसमें क्या होगा, मुंबई शहर से, मुंबई के दक्षिणी भाग से, दक्षिण मुंबई से आप सीधा नवी मुंबई, जो कि मुंबई के एकदम उत्तर में है, तो यहां पर अगर आप रोड से जाते हो तो आपको शायद 2 घंटे लगते हैं, लेकिन समुद्र के बीच से सड़क निकाली गई है और आप नवी मुंबई यहां पर आप सीधे पहुंच जाते हो। नवी मराठी में नए को बोलते हैं न्यू बॉम्बे। तो आप सीधा यहां पर पहुंचते हो। तो ये इस तरह की एक सड़क बनाई गई है और कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक 4 लेन हाईवे बनाया गया है अच्छे से, तो ये कहा जा रहा है कि मुंबई से नवी मुंबई का रास्ता आप केवल 20 मिनट में तय कर पाओगे। तो जिस रास्ते में आपको पहले शायद 2 घंटे लग जाते थे या 1.5 घंटा लग जाता था, वो रास्ता अब आप 20 मिनट में तय कर पाओगे। देखिए शहर से कितना फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब शायद यहां पर कहीं रह पाएंगे और यहां पे अपना ऑफिस खत्म करेंगे और वो 20 मिनट में नवी मुंबई पहुंच सकते हैं। वो ठीक है, आधा घंटा ट्रैवल आदमी कर सकता है, लेकिन 2-2.5 घंटा रोज एक तरफ का ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि ये करीब 21.8 किलोमीटर का ये पुल है, जिसमें से करीब 16.5 किलोमीटर जो है वो समुद्र पे है। दोबारा अच्छे से नहीं लिखा गया, दोबारा लिख देता हूं। 16.5 किलोमीटर जो है वो समुद्र में बनाया गया है। आप देख सकते हैं समुद्र पे बनाया गया है, बाकी हिस्सा जमीन पर है, बाकी हिस्सा जो है वो सड़कों पर है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुंबई के शहर के विकास के लिए बहुत अच्छा ये एक काम हुआ है। और तो ये है, मैं आपको बताता हूं कि शहरों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर ये पूछा जाए कि इस पुल की महत्ता क्या है, तो आपको ये सब लिख के आना है जो आपको मैंने बताया है कि भाई लोगों का जीवन स्तर सुधारने में ये बहुत बड़ा योगदान देगा। शहर के अंदर जो भीड़ कम करने में भी ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही मेरे को भी इस पे जाने का अवसर मिलेगा। मैं जब जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। एक वीडियो, अगर मैं किसी को बोलूंगा वीडियो शूट करेगा पुल का, और वो डालूंगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, तो आप देखिएगा कि कैसा रहा, बताइएगा आप लोग भी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है हमारा P2I नहीं, माफ कीजिएगा, SIP बैच। पहले आज SIP के बारे में बताता हूं, क्योंकि SIP आज से शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगाइए, 13 जनवरी है ये, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 13 यानी कि आज से शुरू हो चुका है 12 बजे से SIP बैच। आज इंट्रो क्लास थी, तो आज की क्लास छूट गई, कोई बात नहीं, आज इंट्रो था। कल से इसमें प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा SIP जो है केवल 2024 के प्रीलिम्स के लिए है।
मैं बार बार दोहरा दूं, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपने अभी कुछ पढ़ाई नहीं करी है और आप 2024 का प्री नहीं देना चाहते तो आप इसमें मत आइएगा, ये प्रोग्राम आपका नहीं है। अगर आप 2024 का प्री देना चाहते हैं और आपको उसके लिए एक सॉलिड रिवीजन करना है, एक बार में सब जल्दी से पढ़ लेना है, उसकी टेस्ट सीरीज कर लेनी है, करंट अफेयर्स से उसको कनेक्ट कर लेना है, आपके लिए आदर्श कोर्स है SIP 2024। रोज दोपहर 12 बजे क्लास होगी, 12 से 3 तक, ठीक है। 13 जनवरी यानी कि आज से 12 बजे से बैच शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगाइए वेबसाइट या ऐप पे जाके, कीमत और कम हो गई है, सिर्फ 5,999, क्योंकि वैलिडिटी घटती जा रही है ना धीरे धीरे। मई तक ही वैलिड है ये, जब तक प्रीलिम्स होगा, 26 मई तक प्रीलिम्स होगा, तब तक ही वैलिड है। तो अब केवल 5,999 का आपको मिलेगा, इसमें देर मत कीजिएगा। ऑलरेडी 4 महीने हैं आपके पास केवल, अगर और देर कर देंगे तो 3 महीने रह जाएंगे। तो पूरा सिलेबस आप मतलब उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, समझिए, पढ़ाने वाले की भी उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। अभी मैं, क्योंकि मेरा एक SIP का बैच चल रहा है, जो पिछला वाला बैच है उसमें मैं पढ़ा रहा हूं, तो जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं इस बैच में शायद उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस कम हो जाएंगी, टाइम कम हो रहा है ना धीरे धीरे हमारे पास। तो इसलिए वेट मत कीजिए, जल्दी से इससे जुड़ जाइए, प्रीलिम्स दूर नहीं है अगर आप 2024 का प्री देना चाहते हैं। और अगर आप 2025 या उसके बाद परीक्षा देना चाहते हैं तो ज्यादा खुश ना हो, बहुत ज्यादा समय आपके पास भी है नहीं। तो ऐसा UPSC में हमको लगता है अरे बहुत 1.5 साल है अभी तो, पर 1.5 साल यानी कि 500 ही दिन होते हैं और 500 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने होते हैं UPSC के लिए। तो ये याद रखिएगा, ज्यादा समय कभी नहीं होता। 2025 या उसके बाद से आप जुड़ना चाहते हैं तो AJ लाइव कोड लगाइए और 23,999 में हमारा जो न्यू ईयर बैच चल रहा है P2I का, उससे जुड़ जाइए। 8 तारीख से शुरू हो गया है बैच, 16 तारीख लास्ट डेट है, 16 तक आप इस बैच से जुड़ पाएंगे। शाम 6 बजे वाला बैच है, इवनिंग बैच है। आप जो है 23,999 में AJ लाइव कोड लगाकर आज ही इससे जुड़ जाइए। ये P2I है, ये आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा। प्री क्लियर करोगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको ये दिल्ली बुलाएगा, वहां पर आवासीय तरीके से आपको वहां पर दिल्ली में रख कर हम मेंस की तैयारी कराएंगे बिना किसी अतिरिक्त कीमत के। तो ये सारी चीजें आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो आप जो है जल्दी से जल्दी इस कोर्स से जुड़ जाएं अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है भाई। तो जो कोर्स आपको सूटेबल है, अगर आप 2025 या उसके बाद लेना चाहते हैं एग्जाम, तो फिर हम हमारे फाउंडेशन कोर्स से P2I से जुड़िए। और अगर आप अभी 2024 का प्री देना चाहते हैं तो SIP प्लस कोर्स जो है वो आपके लिए है। चलो हाँ भाई, आते हैं आजकल के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, जिसको लेकर हमारे, ऐसा मुझे लगता है, मैं तो हालांकि टीवी देखता नहीं, पर मेरे परिवारजन मेरे को ऐसा बता रहे थे कि आजकल टेलीविजन न्यूज पे राम मंदिर के अलावा कोई खबर नहीं आ रही है। क्या ये सच है क्या? मतलब मैं क्योंकि टीवी न्यूज देखता नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आप लोग बताइए सच है क्या? मतलब ये कहा जा रहा है कि टेलीविजन न्यूज पे आजकल आप किसी भी समय टीवी खोल लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की खबरें दिखाते हैं, और ये पिछले 15 दिन से हो रहा है और अभी और 15-20 दिन चलने वाला है, निश्चित है। तो खैर, मतलब उनकी इच्छा। देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये क्या होता है कि ग्राहक और उपभोक्ता और उसका संबंध है, जो आदमी उपभोग कर रहा है, तो जो ग्राहक मांगेगा वो उसको मिलेगा, ठीक है। और मैं वैसे भी मानता हूं कि ये हमारे माता पिता की जो पीढ़ी है, शायद वो आखिरी पीढ़ी है जो टीवी न्यूज देख रही है ना। जैसे मैं नहीं देखता, आप जो लोग यहां बैठे हैं मेरे सामने, मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि आप भी न्यूज के लिए यूट्यूब पे आते होंगे। आप मतलब टीवी नहीं देखते, मतलब मेरे घर पे टीवी का कनेक्शन ही नहीं है यार। वो जो एयरटेल DTH जो ये टाटा स्काई मैंने लगवाया ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो OTT पे होता है, सब कुछ तो नेट, क्रिकेट मैच भी अब हॉटस्टार पे आ जाते हैं यार, तो कोई जरूरत नहीं बची। न्यूज तो मतलब ही नहीं है देखने का। तो वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि टीवी न्यूज जो है वो इतना तमाशा इसलिए भी कर रहा है, इतना ज्यादा ड्रामेटाइज और जिस तरह की चीजों को करता है, केवल राम मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली भी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इन्होंने किस तरह का तमाशा किया था, या हर चीज पर करते ही हैं चीखम चिल्ली और ड्रामा। वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। वो बिजनेस है और बिजनेस बंद होने वाला है, क्योंकि जब मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे माता पिता की पीढ़ी जब तक है तब तक वो लोग इन न्यूज को देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी में देखने वालों की संख्या में भारी गिरावट आएगी। ये बात आप मानते हो कि नहीं? मतलब मैं नहीं देखता, मेरे जितने मित्रों को मैं जानता हूं उनमें से कोई नहीं देखता टीवी न्यूज, ठीक है। और मतलब धीरे धीरे आप लोग भी मानते हो इस बात को। आप लोग शायद मुझसे अगली पीढ़ी हो, मुझसे काफी छोटे हो आप लोग उम्र में, लेकिन आप लोग भी शायद नहीं देखोगे, आप लोग भी इंटरनेट पे ज्यादा विश्वास करोगे न्यूज के लिए, तो टीवी न्यूज खत्म हो जाएगा। खैर, वो एक अलग चीज है, कभी और उस पर चर्चा, इसीलिए वो इतने उत्तेजित भी हैं। तो खैर, तो भाई राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री करेंगे उसको, वो 11 दिन का समय उसमें बाकी है। तो उसके लिए क्या है, 11 दिन के पहले से कुछ संस्कार होते हैं, वो संस्कार प्रधानमंत्री ने शुरू किए,
और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, जो एक्स पहले ट्विटर बोला जिसको कहा जाता था, वहां पर उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्वीट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन बातों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर देते हैं वो एग्जाम में आ जाती है, वो न्यूज बन जाती है। तो प्रधानमंत्री ने क्या रेफर किया उसमें, उन्होंने कहा पतंजलि जो थे, महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग के 8 अंग बताए थे। ठीक है, पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए थे। क्या थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। देखिए मेरे को अब तक याद है, बचपन पढ़ा था मैंने कभी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बचपन की जो मेमोरी होती है वो कितनी सही होती है, सोचो। शायद 4th-5वीं क्लास में कभी हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया गया था, हमको योगा पढ़ाया जाता था स्कूल में, तब हमको ये सिखाया गया था। मेरे को आज तक याद है। अब जो मैं कल पढ़ता हूं आज भूल जाता हूं। तो जो बचपन की जो मेमोरी होती है, जो यादें होती है, वो मतलब नहीं जाती हैं आसानी से। बचपन में कभी पढ़ा होगा मैंने 5वीं क्लास में, और अभी तक मेरे को याद है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो महर्षि पतंजलि ने कहा था कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है। उनका यह कहना था कि योग जो है वो एक जीवन का तरीका है। महर्षि पतंजलि बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते हैं, साधु थे, संत थे, चिकित्सक थे। उन्होंने कहा कि योग जो है वो केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, कि ये नहीं कि आप बॉडी स्ट्रेच कर रहे हो तो योग हो गया। उन्होंने कहा ये एक पूरा तरीका है, एक जीवन जीने का तरीका है, जिसका हमें अगर हम पालन करेंगे तो हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। इसको हम कहते हैं कि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए थे। ये वो 8 अंग हैं। प्रधानमंत्री ने मेंशन किया है 8 अंग, तो आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, यम क्या है? यम होता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अब से 11 दिन तक यम और नियम का पालन करेंगे। ये जो पहले 2 हैं, यम और नियम, इनका पालन हम करेंगे। यम क्या है? आचार नीति, कि आपका जो आचरण है वो आचरण शुद्ध होना चाहिए। मतलब आइडिया वही है ना कि एक पवित्र काम करने के पहले, आप जैसे होता है ना पूजा पाठ के पहले आदमी नहाता है, अपने आप को शुद्ध करता है, तो वही वाली बात है कि आप जो है अपना शुद्धिकरण करोगे। तो उसमें क्या है? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानते ही हो आप, हिंसा ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब जो चीजें जिनकी आपको जरूरत ना हो, जरूरत से ज्यादा संग्रहण ना करना। ब्रह्मचर्य आप जानते ही हो कि भाई आपके अंदर जो वासना की भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करना। ये सारी चीजें आप करोगे यम के आधार पे। नियम मतलब जो आप रोजमर्रा की चीजें करते हो, जैसे स्वच्छता, आप भाई अपनी सफाई का ध्यान रखोगे, अपनी शारीरिक सफाई का। संतोष, तपस, संतोष तो पता है ना भाई, जितना है उसमें खुश रहना सीखोगे। तपस मतलब, तपस का मतलब ये होता है कि आपने अगर कुछ किया गलत तो उसका पश्चाताप करोगे, ये तपस कहलाता है। ठीक है, कि आपने अगर कुछ गलत किया तो उसका पश्चाताप करोगे, उसका प्रायश्चित करोगे। ठीक है, स्वाध्याय करोगे, आप जो है ध्यान करोगे बेसिकली। और ईश्वर प्रणिधान, की मतलब आप ईश्वर में अपने ध्यान को संलग्न करने की कोशिश करोगे। ये यम और नियम के जो हैं बातें, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से हम, अब से 11 दिन तक करेंगे, और उसके बाद हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री ने ट्वीट की। तो भाई उनके ट्वीट से ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप याद रख लेना इसको। इतनी सी बात थी, यही आपको मेरे को बताना था। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब आते हैं विज्ञान पे। तो मोनाकिया, मोनाकिया क्या है? मोनाकिया अमेरिका के हवाई में, हवाई एक अमेरिका का द्वीप समूह है, एक द्वीप है जो कि अमेरिका का एक राज्य भी माना जाता है, 50वां राज्य है अमेरिका का, एक द्वीप है। तो हवाई में क्या है? आपका एक ज्वालामुखी है जो निष्क्रिय है। अमेरिका में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जो काम नहीं करता, निष्क्रिय है। उस ज्वालामुखी का नाम है मोनाकिया। ठीक है, तो यह मोनाकिया में क्या हो रहा है? बहुत सारे देश मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगा रहे हैं। ये फोटो देख रहे हो आप, ये है वो टेलीस्कोप, ये पूरा वो ज्वालामुखी है। इस पर एक ऐसा एक गोलाकार, एक 30, और इस गोले की जो का जो व्यास है, जो क्या बोलते हैं व्यास को हिंदी में, अंग्रेजी में, जो इसका डायामीटर है, डायामीटर समझते हो कि अगर ये सर्कल है मान लो, तो इसको हम डायामीटर कहते हैं, इसको हम व्यास कहते हैं। यह व्यास करीब 30 मीटर है। 30 मीटर समझते हो कितना होता है? 30 मीटर हो गया करीब 100 फुट। तो करीब 100 फुट चौड़ा
मतलब एक इतना बड़ा एक पूरा एक गोलाकार एक डायमीटर बनाया जा रहा है। और ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा दूरदर्शी यहां पर एक बनाया जा रहा है। भारत भी इसमें भागीदार है। तो भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल भी यहां पर गया है, इस साइट पे अभी गया है, इसको देखने, इसका मुआयना करने, इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको समझने भारतीय वैज्ञानिकों का भी एक दल गया है। तो भाई ये क्या है, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पे है। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी ये है। तो भाई आप क्या करोगे, अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करोगे, यहां बहुत अच्छा आप टेलीस्कोप लगाओगे और इसके जरिए आप अंतरिक्ष को लेकर ऑब्जर्वेशन करोगे। अंतरिक्ष अध्ययन के लिए ये जो जगह है मौना किया, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान मानी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर का जो क्षेत्र है यहां पर बादल कम है। ठीक है, यहां पर बादल कम है, पर्यावरण अपेक्षाकृत साफ है, तो आपको दूर की चीजें जो दिखती हैं उनका आपको उसमें आपको डिस्टरबेंस कम होता है। ठीक है, यहां पे एक साफ आसमान रहता है, बादल कम है, तो आपको एक ये माना जाता है कि ये अंतरिक्ष के ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे सही जगहों में से एक ये मौना किया मानी जाती है। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है, इसके बनने में गतिरोध आ रहा है, क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, काफी सारे जनजातीय लोग यहां पर रहते हैं, वो इसके खिलाफ हैं, इसके बनने के खिलाफ हैं। काफी सारी न्यायिक प्रक्रियाएं यहां पर चल रही थी, अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब लगता है कि वो प्रक्रियाएं धीरे धीरे सुलझेंगी और मौना किया में ये कंस्ट्रक्शन जो है, इसको बनाने का काम जो है वो चालू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक माइलस्टोन है मौना किया के अंदर इसका बनना, इस ऑब्जर्वेटरी का बनना। भारत भी इसमें एक भागीदार है। ठीक है, आपको मैंने हिंदू में बताया ही था, मैं स्लाइड में लिखना भूल गया, तो आपको एक बार दोबारा से हिंदू में बता देता हूं कि कौन कौन से देश इसमें भागीदार थे। ये आपको एक बार में, क्योंकि मैं यहां स्लाइड पे लिखना भूल गया, तो आपको जल्दी से एक बार यहां बता देता हूं ताकि आप लोग उसको लिख लो, अगर, क्योंकि मैं स्लाइड शो में लिखना उसको भूल गया मौना किया वाले में कि कौन से देश इसमें भागीदार थे। मैं आपको यहां बता देता हूं, इसके तो नीचे ही होगा यार। कहां गया मौना किया, ऊपर था शायद, चलिए कोई नहीं, हम देख लेते हैं जल्दी से। आज ही मैं कह रहा था विज्ञापनों में स्क्रॉल करने में टाइम बच रहा है, आज यहां पे स्क्रॉल करना पड़ गया, है ना, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी गलती, आज मेरे से हो गई। हाँ ये रहा। तो कौन कौन से देश हैं ये आप देख लो, अमेरिका, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया। ठीक है, तो अमेरिका, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया। यहां पे आप लोग इसको जल्दी से लिख लो ताकि याद रहे, अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और भारत। ये 5 देश जो हैं ये इसमें योगदान कर रहे हैं। ये एक बिंदु है जो मैं लिखना भूल गया, तो कृपया इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, मौना किया समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वच्छता पुरस्कार को लेकर हिंदू ने बहुत ही बेकार सा आर्टिकल लिखा है यार, मतलब मैं थोड़ा हैरान रह गया कि हिंदू ने लिखा है सही में ऐसा आर्टिकल जिसका कोई खास औचित्य नहीं है। एक ही आर्टिकल के अंदर आप कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो, तो लेकिन ठीक है, आज शनिवार था, बहुत ज्यादा आर्टिकल था, जाते नहीं है। और मेरा हमेशा यह मानना है कि शनिवार का जो अखबार होता है वो बड़ा बेकार अखबार होता है। शनिवार को ऐसा लगता है कि लिखने वाले को भी लगता है कि यार वीकेंड आ गया, क्यों फालतू में काम करा रहे हो, तो वो कुछ भी लिख के डाल देता है। आप देखोगे आमतौर पर शनिवार के जो आर्टिकल हिंदू में, जो हिंदू का साफ लिखता है, वो बड़ी क्वालिटी उनकी बड़ी एवरेज होती है। तो यहां पे हिंदू कहता है कि भाई स्वच्छता पुरस्कार दिए गए, हमेशा से इंदौर शीर्ष पे रहा है, और अभी जैसे सूरत शीर्ष पे आया है इस बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरत पहले बड़ा नीचे था, सूरत पहले नंबर 2 पे था। तो यहां पर हिंदू ये कहता है कि यार हो क्या गया है कि कुछ ही आपके यहां इस प्रकार के राज्य हैं, माफ कीजिएगा, कुछ ही इस प्रकार के शहर हैं जो निरंतर शीर्ष पे इस पे बने हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि बाकी शहरों का मोटिवेशन कम होता है, उनको लगता है हमारे पास तो मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं मिलेगा। तो हिंदू ये सुझाव देता है, जो कि मेरे विचार से बड़ा बेकार सुझाव है। हिंदू ये कहता है कि जो टॉप शहर हैं उनको अगले कुछ वर्षों के लिए सेवानिवृत्त हम कर देते हैं, कि जैसे इंदौर है, हम ये कह देते हैं अगले 5 साल अब इंदौर भाग नहीं लेगा इसमें, ताकि दूसरे शहरों को नंबर 1 पे आने का मौका मिले। ठीक है, तो ताकि नए शहरों को मौका मिले। पर मेरे ख्याल से यार देखिए, इस बात को समझिए कि स्वच्छता का आपने सिस्टम, एक नेटवर्क बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप वापस खराब नहीं हो सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक शहर आपका टॉप पे है और वो शहर भी अभी प्रतिस्पर्धा में है कि वो उस टॉप स्लॉट को पकड़े हुए है, उसको छोड़ नहीं रहा है वो। तो बाकी शहरों के लिए ये भी तो चुनौती हो सकता है कि हम इंदौर से बेहतर करके दिखाएंगे यार, बाकी शहरों के लिए यह भी तो चुनौती हो सकता है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सहमत नहीं हूं, लेकिन हिंदू क्योंकि मुझे पढ़ाना है और हिंदू का एक सुझाव है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू का यह सुझाव है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इससे सहमत नहीं हूं कि मालूम चला आप दूसरे शहरों को तरक्की देने में जो आपका शहर अच्छा कर रहा था वो नीचे आ गया, तो बाकी शहरों को भी यार आप, मतलब ऐसा भी क्या है, आप इंदौर से बेहतर कर सकते हो ना यार।
क्यों नहीं कर सकते? तो आपको उससे ये भी आपको एक प्रतिस्पर्धा का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अभी हिंदू ये कहता है कि नए शहरों को मौका नहीं मिलता। इसी आर्टिकल के, बड़ा सा आर्टिकल है इतना सा, इसी के दूसरे भाग में हिंदू क्या कहता है? कहता है कि आपने बहुत सारी श्रेणियां बना रखी हैं, इन श्रेणियों से क्या होता है, अवार्ड की गंभीरता कम हो जाती है। भाई जैसे हिंदू कहता है कि आप एक तो आप जैसे कहता है सबसे अच्छा गंगा शहर, ये दिया गया ना बनारस को और वाराणसी को और प्रयागराज को, कि गंगा तट पे बसा सबसे साफ शहर कौन सा है। तो भाई ये कैसी कैटेगरी है? या तो आप ये करो कि नदी किनारे बसे शहरों में से सबसे अच्छा शहर कौन सा है। केवल गंगा क्यों, मतलब कावेरी के तट पर जो शहर बने हैं उनमें क्या समस्या है, उसके अलग कैटेगरी क्यों नहीं बनी? तो ये कैटेगरी, हालांकि ये कैटेगरी बात सही है, थोड़ी अजीब सी कैटेगरी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सफाई मित्र सुरक्षित शहर कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो कहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वो चंडीगढ़ को दिया गया है। और इसके अलावा सबसे अच्छा छावनी शहर जहां पे कैंटोनमेंट है, मऊ को अवार्ड दिया गया है ये मध्य प्रदेश में। तो पॉइंट ये, हिंदू कहता है कि आपने इस इतनी सारी रैंडम कैटेगरीज बना दी हैं, तो यार इससे गंभीरता कम हो रही है। लेकिन इसी आर्टिकल में कुछ देर पहले हिंदू कह रहा था कि आपको नए शहरों को मौका देना चाहिए। अरे भाई आपने इतनी सारी कैटेगरीज बनाई, उससे नए शहरों को मौका मिला ना, नए शहरों को एनकरेजमेंट मिला ना। तो मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे इस समाचार पत्र के इस आर्टिकल से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन भाई आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सहमत। तो एक मतलब मेरा काम है आपको बताना, आप अगर इस आर्टिकल से सहमत है तो आप इन तर्कों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये तर्क समझ में नहीं आया, अच्छे नहीं लगे मेरे को ये तर्क। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो राघवन साहब आज लिखते हैं पुलिस की छवि के बारे में। तो राघवन साहब यार यहां पे ये कहते हैं, वो कहते हैं कि यार आजादी को हमारे 77 साल हो जाएंगे, लेकिन आज भी भारत में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। ये बात सच है। और मैं मतलब आई थिंक पहले भी मैंने क्लासेस में बोला है कि आमतौर पे संकट के समय अगर आपके पास पुलिस आती है तो आपको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हमारे यहां अगर आप कहीं, आपकी कहीं गाड़ी खराब हो गई है, या आप कोई महिला हो, रात को अकेले कहीं फंस गए हो आप, और आपके पास कोई पुलिस वाला आता है, तो 10 में से 5-6 बार तो आपको और डर लगता है कि अरे यार ये पुलिस वाला आ गया, ये और परेशान करेगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ऐसा बहुत बार लगता है कि यार ये पुलिस वाला आ गया, ये और परेशान कर सकता है। तो आमतौर पे पुलिस का काम ये थोड़ा ना है कि आपको परेशान करे। तो ये छवि का प्रॉब्लम है। भारत में पुलिस हैज एन इमेज प्रॉब्लम, पुलिस की एक इमेज प्रॉब्लम है कि छवि उनकी इतनी खराब है कि वो छवि को सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए। राघवन साहब कहते हैं कि हमने कभी भी इस प्रॉब्लम को हमने एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह डील नहीं किया। जैसे मतलब पुलिस सुधार की प्रक्रिया हुई है कुछ, हालांकि बहुत कम हुई है। तो प्रकाश सिंह का जो मामला था उसमें पुलिस सुधार की पूरी रिकमेंडेशन थी, लेकिन कुछ भी लागू नहीं हुआ उसमें से ज्यादातर। आप ये कह सकते हो कि हार्डली कुछ लागू हुआ है। लेकिन चलिए आप उस मामले को भी अगर छोड़ दें तो भी पुलिस की छवि सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट भारत में आज तक नहीं चला कि भैया ये एक प्रोजेक्ट है, इसका लक्ष्य ये है कि देश में पुलिस की जो छवि खराब है उस छवि को हम सुधारें। ऐसा कुछ भी भारत में आज तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये छवि जो है पुलिस की, जैसा मैंने आपको बताया, एक प्रताड़क की छवि है कि पुलिस वाला आएगा परेशान ही करेगा। ये एक छवि है कि नहीं है? ये बात सही है। तो एक प्रताड़क की छवि है, इसको सुधारने का कोई ठोस प्रयास ना तो सरकार की ओर से ना पुलिस प्रशासन की ओर से कभी भी कुछ खास प्रयास किए गए हैं। छोटे मोटे प्रयास आपको दिखते हैं कि भाई इस जिले में एसपी ने ऐसा कर दिया, पुलिस की छवि सुधार, लेकिन यार ये छोटे छोटे प्रयास है ना कि एक जिले में एक एसपी ऐसा कर रहा है। पूरे देशव्यापी स्तर पर पुलिस की छवि सुधारने का कोई खास प्रयास किया नहीं गया है। ठीक है, इसके आगे राघवन साहब कहते हैं कि एक और नई प्रॉब्लम डेवलप हुई है, जो है केंद्र राज्य के खराब संबंध। ये तो आप लोग जानते ही हो, मैं आपको हर 10 में से 5 दिन ये पढ़ाना पड़ता है मुझे कि केंद्र और राज्य के संबंध अपने बॉटम पे हैं। इससे खराब कभी नहीं रहे भारत में केंद्र और राज्य के संबंध जितने आजकल हैं। तो इन खराब संबंधों का असर भी पुलिस पर पड़ रहा है। तो अब जैसे क्या होता है कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो इसको लेके चिंतित रहने लगे हैं कि आईपीएस ऑफिसर को समझ में नहीं आता कि भैया मेरा मालिक कौन है। भाई आईपीएस ऑफिसर नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है भारत सरकार का, ट्रेनिंग भारत सरकार का गृह मंत्रालय कराता है, आपकी जो जनरल सर्विस मैनेजमेंट है सारा गृह मंत्रालय करता है। लेकिन आप रिपोर्ट किसे करते हो? राज्य सरकार को करते हो। आपका इमीडिएट बॉस कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो यार आपको कई बार समझ में नहीं आता, और खासतौर पर पुलिस के पास शक्तियां होती हैं, तो उन शक्तियों का प्रयोग कई बार एक सरकार या एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ कराता है। तो आप जो है इसको जज नहीं कर पाते। तो आईपीएस ऑफिसर से आप बात करो तो आजकल तो वो खुद भी बड़े परेशान रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं कि यार केंद्र से कुछ और कहा जा रहा है, राज्य से कुछ और कहा जा रहा है, हमें डाउट हो रहा है, हम क्या करें। इसके अलावा बहुत सारे अफसरों को ऐसा लगने लगा है कि यार मतलब राज्य सरकारें अब आईपीएस अफसरों पर भरोसा नहीं करती। एक ये भी देखा गया है
कि कई राज्यों में क्या हो गया है, राज्य सरकारों ने आईपीएस अफसरों को बड़े पद देने बंद कर दिए हैं। जो उनके स्टेट लेवल सर्विसेज से अफसर चुन के आते हैं वो उनको बड़े पद देने लगी हैं। महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी एसपी के तौर पर भी उन लोगों को दी जाने लगी हैं जो मतलब बेसिकली दूसरे परीक्षाओं से चुन के आए हैं राज्य स्तर की, क्योंकि राज्य सरकारों को ऐसा लगने लगा है कि आईपीएस अफसर जो है इसकी लॉयल्टी जो है ये केंद्र सरकार की तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। तो ये एक दुखद चीज है, ये एक समस्याप्रद चीज है, ठीक है। इसके अलावा ईडी जैसे संस्थान जो है, भाई ईडी के अंदर भी आईपीएस अफसर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। तो ईडी का तो खैर आचरण हम सभी जानते हैं, आजकल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कई सारे राज्यों में ऐसा भी हुआ है कि ईडी के अफसरों पे हमले हुए हैं, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पे हमले किए गए हैं। यह भी अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि भाई कि कई बार राज्य सरकारें जो है वो ईडी को काम नहीं करने देती, ठीक है। हालांकि राघवन साहब ये कहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपके ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस वाला है, जो लोअर लेवल है, भले ही वो कांस्टेबल हो, आपका सब इंस्पेक्टर हो, वो लोअर लेवल का पुलिस वाला आजकल तकनीक में ज्यादा पारंगत है। ज्यादा उसका कारण यह है कि निचले पदों पे अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। तो राघवन साहब कहते हैं यह हो सकता है बेरोजगारी के कारण हो कि भाई भारत में बेरोजगारी बहुत है। तो आजकल क्या होता है, अगर कांस्टेबल के पद का भी विज्ञापन निकलता है तो वो लोग अप्लाई करते हैं जो इंजीनियर्स हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, तकनीकी डिग्रियां हैं, वो कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं और बन जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, जो आपके निचला स्तर है आपकी पुलिस का वो तकनीकी तौर पे बेहतर है, लेकिन एक संस्कृति जो है पुलिस में वो बहुत कम है, वो है सीनियर और जूनियर के बीच का वार्तालाप। और यह बात सच है कि भाई आप देखेंगे कि पुलिस के अंदर भारत में आज भी बड़ा सामंतवादी व्यवस्था है। मतलब जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो, ठीक है, आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां पे आप सीनियर हो, कुछ आपके साथ आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसा होता है, हर ऑफिस में होता है। तो यार उस एक सीनियर की तरह आप उन्हें सिखाते हो कि नहीं सिखाते? मतलब ये काम है, ये आपके काम का हिस्सा है कि आप उनके साथ बैठते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उन्हें करियर का भी विजन सिखाते हो कि भाई ऐसे काम करना है, ये सीखना है, लाइफ में क्या करना है आगे, आप सिखाते हो कि नहीं? किसी भी विभाग में होता है। पुलिस में एक अजीब सी साहबगिरी वाली संस्कृति आज भी है कि पुलिस में क्या होता है, जो आदमी मान लीजिए आईपीएस से गया, वो मतलब ये एक्चुअली मतलब ये देखा है मैंने अपनी आंखों से भी कि पुलिस में अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर है तो छोटे पद पर जो व्यक्ति होता है, मान लीजिए कांस्टेबल हो गया या इंस्पेक्टर हो गया, वो उससे वो लोग आपस में बात तक नहीं करते ज्यादा। मतलब आइडिया ये होता है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर्स के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं गुजारता। मतलब और एक इस प्रकार का माहौल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आईपीएस अफसर, एक बहुत ही युवा नए आईपीएस अफसर जो मेरे बहुत मित्र थे, मैं उनकी शादी में गया, ठीक है। तो भाई उनकी शादी में मालूम चला कि वो दिल्ली में पोस्टेड थे। दिल्ली में मालूम चला कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं। उस समय नीरज कुमार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, तो नीरज कुमार साहब आने वाले हैं शादी में 10 मिनट के लिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं तो भी आने वाले हैं। तो और भी कई सारे जो मेरे बैचमेट्स वगैरह, मेरे आईआईटी के सीनियर वगैरह थे, वो भी वही दिल्ली में पुलिस में थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे। तो जैसे ही कमिश्नर साहब आया, विश्वास नहीं करेंगे, जबकि किसी कंपनी में क्या होता है, कोई सीनियर आता है तो आप जाके मिलते हो, थोड़ी बातचीत करते हो। मतलब क्या हो गया, ऐसे सबने लाइन लगा ली, लाइन, और जैसे ही आए सबने ऐसे गुड मॉर्निंग सर, रात का टाइम था, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बस। और कमिश्नर साहब भी सबको ऐसे करते हुए निकल गए। और आप समझ रहे हैं कि आत्मीयता की कितनी कमी है। मतलब वो आदमी भी आईपीएस है, आप भी आईपीएस हो, तो एक सीनियर आईपीएस एक जूनियर आईपीएस तक को भी उसके साथ खुल के बात नहीं कर रहा है। यार इतना फर्क पैदा कर दिया गया है। तो सोचिए, अगर एक डीजीपी रैंक का आदमी कांस्टेबल पे तो क्या ही बात करता होगा, या एक सब इंस्पेक्टर से तो क्या ही बात करता होगा, जबकि उसके पास अनुभव है, वो सिखा सकता है। तो एक इस संस्कृति का भी विकास किया जाना आवश्यक है। ये बात जो है राघवन साहब कहते हैं कि ये सामंतवादी संस्कृति बंद होनी चाहिए कि एक आदमी साहब है, बाकी सब जो है उसके नौकर हैं। ये बंद होना चाहिए और वरिष्ठ अफसर जो है वो निचले पद वालों के साथ समय व्यतीत करें तो बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये बात जो है ये जरूरी है। ये यहां पे कहते हैं कि ये इस संस्कृति का हम विकास करेंगे तो हम जनरली हमारे यहां पुलिस जिस तरह से काम करती है उसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, राम जन्मभूमि पर आज का दूसरा आर्टिकल, क्योंकि ये श्री राम पांचू साहब का आर्टिकल है जो कि एक मीडिएटर थे जिन्होंने मध्यस्थता करी थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। तो पांचू साहब क्या कहते हैं कि भारत में एक अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह का एक विवादास्पद मुद्दा, जहां पर एक मस्जिद को गिराया गया, ठीक है, एक मस्जिद को गिराया गया लोगों द्वारा, और उसके बाद उस पर एक शांति वार्ता हुई, न्यायिक प्रक्रियाओं के बहुत सारे चरण जो है वो अपनाए गए, लिए गए। वो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया,
फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, मीडिएशन चला, उस पर बार बार जो है इस पर कई वर्ष चर्चा चली, दशकों तक चर्चा चली, और आखिरकार हमने उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया। यह बात पांचू साहब कहते हैं कि जब अयोध्या वर्डिक्ट भी आया तब भी देश में कहीं हिंसा नहीं हुई, कि अब शायद लोग जो है इस बात का मन बना चुके थे कि इस मामले को सुलझाना है। तो सुलझाने के लिए जो है ये एक चीज उन्होंने की, और चूंकि पांचू साहब ने क्या किया था, इसमें मध्यस्थता की थी, तो उनका यह कहना है कि मुस्लिम वर्ग भी जो है वो इस स्थल की महत्ता को समझता था। वो समझता था कि यार ये जो है ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जगह है, भगवान राम उनके यहां पैदा हुए हैं, और तो ये यहां पे उनको मंदिर बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। और पांचू साहब कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग भी इस बात को भी समझता था कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में कहीं राम मंदिर था नहीं। अयोध्या जिसको हम कहते हैं कि भाई भगवान राम, और ये जो राम जन्मभूमि है जहां पर भगवान राम पैदा हुए ऐसा कहा जाता है, वहां पर राम जी का मंदिर कहीं पर था नहीं। तो मुस्लिम समुदाय भी इस बात को समझता था कि यार ये तो गलत है कि भाई वहां पर मंदिर है ही नहीं, मंदिर होना चाहिए वहां पे। ये बात मुस्लिम समुदाय भी समझा, और आपसी चर्चा के तहत क्या हुआ, इस जमीन का स्थानांतरण हुआ, यहां पर मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर पांचू साहब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज ये है, और मुस्लिम समुदाय की यह अपेक्षा भी है, और यह गलत भी नहीं है, कि यह अपनी तरह का आखिरी मामला होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि भाई कि भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर अगर नहीं था, वो बात सही है, ये जरूरी था, मतलब होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वहां जहां राम पैदा हुए वहां पर राम का मंदिर ही नहीं है, वहां होना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि जहां पर भी अब मस्जिद बनी है, जो आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां भी मस्जिद है सब में अब आप खोद के देखा जा रहा है कि क्या इसके नीचे मंदिर था कि नहीं था। तो पांचू साहब ये कहते हैं कि हमारे यहां जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल अधिनियम है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और राम मंदिर में अयोध्या में एक विशेष परिस्थिति थी कि वहां राम मंदिर नहीं था, वहां बनना आवश्यक है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कहां कहां बात चल रही है, काशी और मथुरा में बात चल रही है कि काशी में भी जो मस्जिदें बनी हुई हैं या मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है उनको तोड़ देना चाहिए, ये बात चल रही है, उनको हटाया जाना चाहिए, या उनके नीचे मंदिर थे, ये बात चल रही है। तो पांचू साहब कहते हैं कि देखिए ये परिस्थिति अलग है, क्योंकि काशी और मथुरा में सही बात है कि पुराने मंदिर कभी रहे होंगे जो तोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद उन स्थलों पे मंदिर बना दिए गए हैं, मंदिर बन चुके हैं। बस यह है कि मस्जिद भी वहां पे है, मंदिर भी बन गए हैं। जैसे काशी में आप देखेंगे 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर वहां बनाया गया, काशी है कशी नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है 1780 में बनाया गया। ऐसे ही कृष्ण जन्म स्थान पर भी 1982 में मंदिर बनाया गया है। तो राम जन्मभूमि में खास बात यह थी जिसके कारण इसका एक सुलझाना आवश्यक था कि वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर नहीं था। तो अब जो है हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अब हम ये ना करना शुरू कर दें कि अब हम जितने भी जन्मस्थल हैं, जितनी भी भारत में मस्जिदें हैं या किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल हैं, उन सबके अंदर हम जो है एक धर्म के अवशेष ढूंढना शुरू कर दें और उन सबको रिस्टोर करने का या उन सबकी बहाली करने का प्रयास करना शुरू कर दें। ये ठीक नहीं होगा। तो ये पांचू साहब कहते हैं कि वास्तविकता में मुस्लिम समुदाय जो इस चीज के लिए काफी हद तक माना है, वो इस आधार पे भी माना है कि ये अपनी तरह का अनोखा मामला है, इसको अनोखे मामले की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इसको हम एक ऐसा ट्रेडिशन ना बनाते कि अब हर जगह यही होता है, ठीक है। इन जगहों की वैसे भी आप अयोध्या से तुलना नहीं कर सकते, जो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो आते हैं अब हूती विद्रोहियों पर। तो आपको पढ़ाया था मैंने अभी कुछ दिनों पहले। तो भैया ये हूती विद्रोही क्या हैं? ये यमन का एक क्षेत्र है, वहां पर इनका कब्जा है। ये यमन है और आपको मैंने बताया था ये दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारिक रास्ता है। यहां पे आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी आप यहां पे देख रहे हैं। यहां पर आपकी सुएज नहर है और सुएज नहर से होते हुए आप जो है यहां आ जाते हो लाल सागर में, और लाल सागर में यहां पर एक छोटा सा ये बाबल मंडप की खाड़ी है, बाबल मंडप स्ट्रेट है। जरा सा देखिए कितना नैरो सा रास्ता है। यहां से जहाज निकलकर वो गल्फ ऑफ एडन में आते हैं, अदन की खाड़ी में, और फिर ये सीधा अरब सागर में आ जाते हैं और यहां पर आपको भारत भी मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यूरोप अगर इधर है या फिर तो यहां से अमेरिका इधर है, यहां से कोई जहाज भारत आ रहा है तो उसको नीचे पूरा घूम के आने की बजाय वो इधर से आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। पर यहां पर क्या हुआ है, यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो इजराइल की गतिविधियों का विरोध करने के लिए जो भी इजराइल से संबद्ध देश भी हैं किसी भी तरह से, उनके जहाजों पर हमला कर रहे हैं।
जिसके कारण बहुत सारे जहाजों ने अब ये सुएज नहर का रास्ता लेना ही बंद कर दिया है कि फालतू में हम पे हमले हो रहे हैं। और एक जहाज में मतलब अरबों खरबों रुपए का सामान होता है, तो अगर कभी कुछ दुर्घटना हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पहले दुनिया के सारे देश इसको लेकर चिंतित थे। आपने देखा होगा वीडियो बड़ा चला था जहां पे भारतीय नौसेना ने एक जहाज को यहां बचाया था हाईजैक हो जाने से। तो अब क्या है, भारत में भी कुछ जहाज ऐसे आए थे जिन पर ड्रोन से हमला किया गया था। तो अभी क्या हुआ, 10 देशों ने बयान जारी करके हूती समूह से ये गैर कानूनी हमले बंद करने को कहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो तो सुनने वाले हैं नहीं। तो अब क्या हुआ है, अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर यमन देश में हूती ठिकानों पर साझा हवाई हमले कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भैया ऐसे नहीं मानेंगे, ये उन पर जो है यूएस और यूके ने जो है एक हमला करना शुरू कर दिया है। हमलों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दुनिया के बहुत सारे देश इसका समर्थन कर रहे हैं, जैसे अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की। और भारत ने अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन सिद्धांततः भारत भी इन हमलों का समर्थक है, क्योंकि ये व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं उन पे हमले कभी भी उचित नहीं होते। इसका हर कोई विरोध करता है, भारत भी इसका विरोध करेगा ही करेगा। इसके अलावा अमेरिका जो है, अमेरिका ने हांगकांग और यूएई के कुछ कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जिनके बारे में यह पाया गया कि वो हूती विद्रोहियों का वित्त पोषण कर रही थी, उनको पैसा दे रही थी। तो अमेरिका ने एक तरह से कमर कस ली है कि ये जो हूती का पूरा प्रॉब्लम चल रहा है इसको हम खत्म करके रहेंगे, और इसके लिए अब वो काम पर लग गया है, ये स्पष्ट है। तो देखते हैं ये समस्या कितने दिन चलती है। और ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि यार ये सुएज नहर का जो रास्ता है ये वैश्विक व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इस रास्ते पे आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत नैरो रास्ता है, तो जगह जगह इसमें सुरक्षा की समस्याएं हैं, लेकिन इसको सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, हमारा प्यारा पड़ोसी, एक और प्यारा, हमारे सारे पड़ोसी कितने प्यारे हैं। मैं भी कल परसों में सोच रहा था यही चीज कि हमारा कोई भी पड़ोसी बचा है जहां पे या तो विवाद ना हो या जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हो। मेरे ख्याल से कोई पड़ोसी ऐसा नहीं बचा हमारा अब जिसके साथ हमारे संबंध बहुत, क्या मतलब आप एक ऐसे सोच के देखो कि आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हो कि आपके पड़ोस के सारे घरों से आपका झगड़ा है, तो क्या तनाव में रहोगे यार आप पूरे समय। लगभग वैसी ही स्थिति अब भारत की हो चली है। खैर, तो म्यांमार में क्या है यार, वहां पे सैन्य सरकार है। 2021 में वहां पे सैन्य सरकार जो है, जिसको जुंटा सरकार कहा जाता है, JUNTA, उस सरकार ने वहां पे कब्जा कर रखा है, सत्ता पे सैन्य सरकार है। भारत भी बड़ा चिंतित है इस बात को लेकर, क्योंकि भारत तय नहीं कर पा रहा है। जैसे आपको याद है कल मैंने बांग्लादेश के बारे में बताया था कि हम दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन उस तानाशाही सरकार की हम खुल के आलोचना नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो यार वरना फिर चाइना आ जाएगा उधर। चाइना से बड़े अच्छे संबंध है शेख हसीना के। ऐसे ही जुंटा सरकार वहां पर दमन करती है लोगों पर अत्याचार करती है, अपने ही नागरिकों की हत्या करती है। लेकिन भारत जो है बड़ी यहां पे भी असमंजस में है कि हम भाई खुल के आलोचना करेंगे तो वही दिक्कत हो जाएगी दोबारा से कि ये फिर चाइना के पास चला जाएगा। खैर, वो बाद की बात है। तो अभी क्या हुआ, म्यांमार में जो सैन्य सरकार है और वहां की जो एथनिक माइनॉरिटी है, जो वहां के जनजातीय अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनके वहां पे जनजातीय अल्पसंख्यक काफी सारे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे सीमा लगती है, बहुत तरह की वहां जनजातियां हैं। तो उन जनजातियों के साथ अत्याचार होते थे, ज्यादती होती थी, बराबर अधिकार नहीं मिलते थे। तो इन जनजातियों ने क्या कर लिया, एक समूह बना लिया आपस में, और जुंटा सरकार के खिलाफ वहां पर उन्होंने सैन्य विद्रोह कर दिया। ठीक है, पूरा प्रॉपर एकदम रेबेलियन, युद्ध पूरा वहां पे चलने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कई महीनों से युद्ध चल रहा था और यह माना जा रहा था कि यह युद्ध जो है वहां की सरकार दबा नहीं पा रही थी इसको। तो यह माना जा रहा था कि इस सरकार को आज तक इससे बड़ी चुनौती नहीं मिली। लेकिन अब क्या हुआ है कि भाई अब वहां पर एक युद्ध विराम हो गया है, तो कुछ तो समझौता हुआ है। उस समझौते के आधार पर सैन्य सरकार और ये जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनमें परस्पर युद्ध विराम की परिस्थिति जो है वो आ गई है। युद्ध विराम इन्होंने आपस में स्थापित कर लिया है। हमारे लिए चिंता की बात इसमें क्या है, चिंता की बात यह है कि इस मध्यस्थता को ये वहां की सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में यह कहा है कि ये जो शांति आई है ये चीन की मध्यस्थता से आई है। तो भैया हमारे पास जो है म्यांमार में चीन का प्रभाव पहले से था, वो प्रभाव अब और बढ़ गया है, इसमें कोई संदेह कोई शक अब नहीं है। ठीक है, तो ये एक चिंताजनक बात है। हमारे आसपास हर तरफ हम देख रहे हैं कि चीन का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और चीन का ये बढ़ता प्रभाव भारत के पड़ोस में भारत के लिए चिंता की बात है। ठीक है, चलिए तो इतना ही। अब एक बार जल्दी से आज के सवाल कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले
2025 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो, P2I बैच से जुड़ जाओ। एजे लाइव कोड है, 23,999 रुपए दाम है। 16 तारीख तक जुड़ सकते हो। ये केवल 2025-26 वालों के लिए है, याद रखिएगा। ये P2I है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा। आपको रोज 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन होकर मिलेगा। और अगर आप प्री क्लियर करते हो तो आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां पे आपका पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ इसी फीस के अंदर होगा। आपसे अतिरिक्त कोई धन वहां पे नहीं लिया जाएगा। एजे लाइव कोड लगाइए, तुरंत जुड़ जाइए। समय भागा जा रहा है, ज्यादा समय है नहीं। और इसके अलावा अगर आप अभी 26 मई को होने वाला 2024 का प्री देने वाले हो, सीरियसली देने वाले हो, तो हमारे SIP कोर्स से जुड़ जाओ, जो आपको पूरा एक बार सिलेबस अभी भी कवर करा देगा। जल्दी कराएगा, तेज गति से कराएगा, लेकिन एक बार पूरा कवर कराएगा। ठीक है, तो 12 बजे की क्लास होती है, आज से चालू हो चुकी है दोपहर 12 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 6,000 रुपए में 5999 में आप जुड़ सकते हो। याद रखो, 12 बजे वाला बैच है ये, आप इससे जुड़ सकते हो। ठीक है, ये केवल 2024 के प्री के लिए है, इसके लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है, तो तुरंत जुड़ जाइए। आज खाली इंट्रो क्लास थी, कल से प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, इसमें व्यर्थ करने के लिए समय नहीं होता। ठीक है, क्लास की प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस नाम के टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम पे मैं हूं अतुल_यूपीएससी से, और ईमेल पर atul.jain@studiiq.com के ये मेरा ईमेल आईडी है, आप यहां पर मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए आज के सवाल देखते हैं। सवाल थोड़े बदले हैं आज, वो हमेशा कौन से कथन, कितने कथन की बजाय एक आध सवाल अलग तरह से डालते हैं आज। हूती विद्रोही इनमें से कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, मलाका की खाड़ी, बाबल मंडेब जलडमरू, जिब्राल्टर की खाड़ी या दक्षिणी चीन सागर? जवाब है इसका बाबल मंडप जलडमरू। लेकिन आपके लिए एक साथ में होमवर्क हो गया, इन चारों को आप मानचित्र पर देखें। यह आपके लिए साथ में होमवर्क हो गया कि एक एटलस होनी चाहिए आप सबके पास, उस एटलस में इन चारों को लोकेट कर लें कि ये चारों कहां हैं। यह आपके लिए एक होमवर्क है आज। ठीक है, चलो। मौना किया के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह हवाई में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही है क्या? हवाई में तो है पर निष्क्रिय है, सक्रिय पर थोड़ा ना बना देंगे, फट जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय है तो ये गलत हो गया। यह एक प्रमुख अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशन का केंद्र है, यह बात सही है। दूसरा कथन आपका सत्य है। ठीक है, आज का सब्जेक्टिव सवाल कोशिश कीजिएगा गैर राजनीतिक तरीके से लिखें, गैर विवादास्पद तरीके से लिखें। इस तरह का सवाल आ सकता है इस बार, लेकिन यह आपकी स्किल है अब कि आप इसको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लिख पाएंगे या फिर नहीं। राम मंदिर मुद्दे का शांतिपूर्ण निपटारा भारतीय समाज, न्यायपालिका और सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चर्चा कीजिए कि इस मामले का शांतिपूर्ण निपटारा जो है वो कैसे भारतीय समाज के लिए, भारत की सरकार, भारत की न्यायपालिका के लिए कैसे एक उपलब्धि है, इसकी आपको चर्चा करनी है। तो केवल इसमें याद रखिएगा, मैं पहले भी कह रहा हूं कि इसमें आप जितना निष्पक्ष उत्तर दे पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब हम सोमवार को हिंदी में हिंदू के हमारे अगले एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।